नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टिका और आज दर्शकों कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारे विषय। जी हां, आज हम बात करेंगे आंखों की देखभाल की, आज हम बात करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, और आज हम जानेंगे कार्यक्रम में कि कैसा होने वाला है हमारा मौसम आगे के समय में, और आपको सुनवाएंगे मीठे मीठे गीत भी। तो जी हाँ, आज कार्यक्रम में ये सभी चीज़ें हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन हमेशा की तरह जैसे कि हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी को तिथि बताकर, तो जी हाँ, आज भी बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रही है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है मार्गशीर्ष और आज है इस माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तारीख है 13 दिसंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ मैं कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे नज़र बीते हुए कल में कि क्या क्या घटनाएं घटी थी इतिहास में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आज के दिन क्या क्या घटनाएं इतिहास में घटी थी। सन 1675 में सिख गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में शहीद हुए थे। सन 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। सन 1955 में भारत और सोवियत संघ ने पंचशील प्रकाशन को स्वीकार किया था। सन 1961 में मंसूर अली खान पटौदी ने अपना टेस्ट मैच करियर दिल्ली में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू किया था। सन 1998 में महात्मा रामचंद्र वीर को कलकत्ता के बड़े बाजार लाइब्रेरी की ओर से भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2001 में दिल्ली स्थित भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। सन 2008 में जम्मू कश्मीर के 5वें चरण के 11 विधानसभा क्षेत्रों में 57% मतदान हुआ था। तो जी हाँ, ये सभी बातें घटनाएं थी बीते हुए कल की, जो आज के दिन यानी कि 13 दिसंबर के दिन इतिहास में घटित हुई थी। आगे बढ़ेंगे और नज़र डालेंगे कि क्या आज हम सुविचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं वो विचार। गुस्से में कभी गलत मत बोलिए, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही कहा गया है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जब भी आप गुस्से में होते हैं तो मुंह से कुछ ना कुछ गलत ज़रूर निकल जाता है, और उतनी बातें निकल जाती हैं जितना हम मानते भी नहीं हैं। और जब गुस्सा हमारा ठंडा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें भी पछतावा होता है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया, या फिर जो भी बोला है वो उतना सही नहीं था। लेकिन देखिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो जो बातों की कड़वाहट है, लेकिन वो हमेशा के लिए रह जाती है। इसलिए गुस्से में बेहतर है ज़्यादा बोलने की जगह या फिर कड़वा बोलने की जगह थोड़ा सा आप मौन साध लें। तो जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे विषय पर आते हैं। विषय पर आने के पहले आप सभी को हमारे फ़ोन नंबर्स में बताना चाहूँगी ताकि आप हमसे जुड़ सकें, आज के हमारे विषय पर हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न कर सकें और सलाह ले सकें। तो चलिए, सबसे पहले आप हमारे फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर्स भी आप लिख लीजिए 1800-233-0040। जी हाँ, तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। इन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। विषय मैं अब आपको बता देती हूँ। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मधुमेह होने पर आप अपनी आँखों का ख्याल कैसे रखें। जी हाँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ जिनको हो जाता है, उन्हें अक्सर आँखों की परेशानियाँ होने लगती हैं, कई बार आँखों की रोशनी कम होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपनी आँखों का ख्याल रखना है, आज ये सब हम जानेंगे। कैसे आप डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखते हुए उनका ख्याल रख सकते हैं, इन सभी तमाम बातों पे आज हम आपको जानकारी देंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर परेश निचलानी जी। सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो जी हाँ दर्शकों, आज इस सर से हम इस विषय पर वो सारी जानकारियाँ लेंगे जो महत्वपूर्ण है।
इसी के साथ आप की मुलाकात करवा देते हैं हमारे आज की मेहमान। जी हाँ, आज की हमारी जो मेहमान है वो है खुशबू रंजन। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मैं आप सभी को दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैम आशा भोसले रत्न अवार्ड से सम्मानित है। जी हाँ, और भी बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में जानने के लिए जो कि कार्यक्रम में मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन शुरू करते हैं परेश सर से। सबसे पहले सर, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक सबसे पहले इस बात को जानें कि क्या डायबिटीज़ में भी आँखों की तकलीफ़ होती है, क्योंकि कई लोग इस बात से वाकिफ़ ही नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता है। वो डायबिटीज़ को बहुत सिर्फ यहाँ तक ही लेते हैं कि हाँ, हमें शुगर कंट्रोल करनी है, हमें मीठी चीज़ें नहीं खानी है, जबकि शुगर बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आगे ऐसी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या डायबिटीज़ में भी आँखों की समस्या होती है, और जो भी परेशानियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, किस तरह की परेशानियाँ हमें डायबिटीज़ में सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये विषय उठाने के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया वर्ल्ड कैपिटल होने वाला है डायबिटिक पेशेंट्स को लेकर के। हमारे पास सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड की। अगर हम बात करें तो डेफिनेटली डायबिटीज़ के साथ साथ आँखों में भी तकलीफ़ें आना चालू होती हैं। आँखों के अलावा शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी हो गई, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लिवर हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, हर जगह पे कुछ कुछ परेशानियां डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जा सकती है। इसका कारण ये है कि जब भी डायबिटीज़ हमें होता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा बढ़ी हुई शुगर लेकर के वहाँ वहाँ वो खराबी लाएगा, जिसमें से आँखें और किडनी एक सबसे पहले ऑर्गन होते हैं जहाँ पे खराबी आना चालू होती है। तो आँखों में ये तकलीफ़ आती है कि हमारे आँख का जो पर्दा, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नसें होती हैं, वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती हैं हाई ब्लड शुगर की वजह से। इस डैमेज की वजह से जो हमारे आँख के पर्दे हैं उसके अंदर खून के धब्बे आ सकते हैं, उसके अंदर आँखों के पर्दे में सूजन आ सकती है, और धीरे धीरे अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो पर्दा अपनी जगह से खिसक कर उखड़ भी सकता है। इसके अलावा कई बीमारियां जो नॉर्मली हमें एक सर्टेन एज के बाद देखी जा सकती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, कांचियाबिंद हो गया, वो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत अर्ली स्टेज पे डेवलप हो सकती हैं। तो काफ़ी सारी परेशानी आँखों में देखी जा सकती हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। जी बिल्कुल। और सर, जब आईज़ में ये हमें पेशेंट को समझ में कैसे आता है, पता कैसे चलता है कि इस तरह की डायबिटीज़ में हमें आँखों की समस्या शुरू हो चुकी है? इस प्रश्न का उत्तर हम सर से लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। मोहन सिंह जी, आप कटनी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत। अपना प्रश्न करें मोहन सिंह जी, अपना प्रश्न करें। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है मोहन जी। मैम, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है। जी जी जी, अपना प्रश्न। ये कि मेरी एज 46 ईयर है। हेलो। जी जी, हम आपको सुन सकते हैं, अपना प्रश्न करें। हाँ, मेरी उम्र 46 साल है मैडम, और मुझे नजदीक का बहुत कम दिखता है। जी, उनकी उम्र उन्होंने बताई और उन्होंने कहा है कि उनको नज़दीक की चीज़ें कम दिखती हैं। तो क्या करना चाहिए और क्या कारण हो सकता है? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी उम्र 40 साल के ऊपर जाती है तो हमें नज़दीक की चीज़ों को देखने में तकलीफ़ आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, ये एक एज रिलेटेड चेंजेस हैं। जब भी हमारी उम्र 40 के पार होती है, हमारी आंखों के अंदर जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है उम्र के साथ, और नज़दीक के लिए हमें कम दिखाई देता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा उपाय ये है कि नियर विजन ग्लासेस आते हैं जो आपको हमेशा नहीं लगाने रहते। जब भी आप कुछ नज़दीक का काम कर रहे हैं, आप अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आप वो चश्मा लगा करके आप को नज़दीक का जो है पूरा अच्छे से बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। लेकिन इसी के साथ, क्योंकि 40 के ऊपर जब हमारी उम्र होती है तो डायबिटीज़ एक हो सकता है, अगर हमारे फैमिली में हिस्ट्री है तो आप ब्लड शुगर की जांच एक रैंडम ज़रूर करवाएं। जी बिल्कुल, आपको ये जांचें समय के साथ, उम्र के साथ ज़रूर कुछ जांचें बेहद ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें पता लगता है समय पर कि क्या परेशानियां आने वाली हैं। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि शायद
जी यहाँ पर दर्शकों एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आप जबलपुर से जुड़े हैं हमारे साथ, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि 60 साल से अधिक वाली उम्र को जब डायबिटीज हो जाती है तो निश्चित है कि उनकी आंखें खराब होती हैं, तो उनको आंखों की जांच कब तक कराना चाहिए, कितने कितने समय में कराना चाहिए जिससे कि उनकी आंखें खराब ना हो, क्योंकि वो तो ज़्यादा बढ़ जाता है फिर तो उसका ऑपरेशन होना ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स ने ये बताया कि इनका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है, तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। तो इसके लिए क्या कर कितने समय में जांच कराना चाहिए जिनसे उनकी आंखों से दिखता रहे कम से कम, और दवाइयाँ खाते रहे? कितने समय में करवाते रहना देखिए सर, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो ऐसा आज के समय में बिल्कुल एंड स्टेज पे जाकर के होता है कि अब ऑपरेशन नहीं कर सकते, अब आंखें ख़राब हो गई हैं। ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में होता है। आज के टाइम में मॉडर्न फैसिलिटी में इस चीज़ों का भी इलाज बहुत अच्छे तरीके से संभव है। लेकिन जैसा बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि इलाज से अच्छा सुरक्षा, तो उसके लिए आपको जिनको भी डायबिटीज़ है साल में एक बार अपनी आँखों के पर्दे की जांच, जिसे हम डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन कहते हैं, हर डायबिटिक मरीज़ को अपने आँखों की पर्दे की जांच साल में एक बार करानी चाहिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आपके आँखों के पर्दे में थोड़े से भी चेंजेस आए हैं डायबिटीज़ की वजह से, इनिशियल चेंजेस जो शुरुआती बदलाव आते हैं उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, आपकी आंखों को पूरा हेल्दी कर सकते हैं। कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को नहीं, ये एक उम्र के साथ हर किसी को 1 साल या फिर कुछ कुछ समय के अंतराल पे अपनी आंखों की जांच कराते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हम आज के टाइम में हमारी गाड़ियों की भी साल भर में सर्विसिंग कराते हैं, तो शरीर का तो हमें और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे हमने प्रश्न किया था कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कि कैसे हमें पता चलता है कि आंखों की परेशानियां शुरू हो चुकी हैं, क्या लक्षण होते हैं? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत जब एडवांस स्टेज डिजीज़ बढ़ जाता है तभी आंखों में परेशानी आना चालू होती है। तो इसका सबसे बेहतर उपाय ये है कि हम साल भर में जांच कराएं। लेकिन अगर डायबिटिक आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो परेशानी जो मरीज़ों को आती है वो ये आती है कि उनको दिखाई देने में तकलीफ़ आने लगती है, धुंधलापन आने लगता है, कई काले काले धब्बे जिसे हम फ्लोटर्स कहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मच्छर उड़ रहे हैं आजू बाजू, लेकिन कुछ होता नहीं एक्चुअल में। कई बार अगर आँख के पर्दे की नस जो है वो थोड़ी सी लीक होने लगती है, डैमेज हो जाती है, तो उनको एक काला धब्बा नज़र के सामने भी दिखाई देता है। तो ये सारे लक्षण अगर होते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। जी बिल्कुल। सर से बातचीत आगे होती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ मेहमान खुशबू रंजन जी आज हमारे साथ हैं, और आपको बता दूं इन्हें सूफ़ी क्वीन भी कहा जाता है। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि मैम आशा भोसले रत्न अवार्ड से सम्मानित है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि 25 अवार्ड उन्होंने जीते हैं। आगे भी बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन एक बार पुनः स्वागत करूंगी खुशबू जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं जानना चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या प्रस्तुत करेंगे? पहली बात तो स्वागत, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा स्वागत करा। तो हम इस प्रोग्राम की शुरुआत, सुबह का माहौल है तो श्री रामचंद्र जी के एक भजन से करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा जगजीत सिंह जी का गाया हुआ है। जी। ही राम ही राम ही राम ही राम, जग में साचो तेरो नाम, ही राम ही राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, ही राम ही राम ही राम ही राम। बहुत सुंदर मैम, इतनी खूबसूरत शुरुआत सुबह की, तो क्या ही कहना है। आपकी आवाज़ इतनी मीठी और उस पर से ये गीत इतना प्यारा। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको एक मैम के बारे में खास बात और बताना चाहूँगी कि मैम को कोरोना वॉरियर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैम से ही जानते हैं। कोरोना जब फर्स्ट वेव आई थी तो हम सभी को मालूम था कि घर में रहना है, घर के अंदर ही रहना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, सभी घर में थे, मैं भी घर में थी। फैमिली जैसे रहती है कि मम्मी पापा
भाई बहन हस्बैंड सभी चिंतित थे कि बाहर नहीं निकलना है। जी बट सडन मेरे पास एक उसी टाइम गवर्नमेंट के थ्रू एक मुहिम बनाई गई थी। जब कोरोना सेंटर्स डेवलप हुए थे तो उन्होंने कहा कि एक एंटरटेनमेंट सेक्शन हम चाहते हैं कि डेवलप हो। तो उसके लिए मेरे पास आया कॉल, और जैसे ही कॉल आया तो मैंने बोला कि यार इससे अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि मैं गाने के थ्रू, मतलब ये मेरा प्रोफेशन है, ये एक अलग बात है, बट गाने के थ्रू मैंने वहाँ पर सृष्टि लोगों को हील होते हुए देखा है। मतलब कितने ही लोग ऐसा हुआ है, मैं 45 दिन तक रेगुलर गई हूँ। मुझे बहुत सारी परेशानियाँ भी फेस करनी पड़ी थी उस बीच, बट मैं टेंशन में रहती थी हमेशा, लेकिन मैंने लोगों को हील होते हुए देखा है और इतना खुश होते थे, मतलब सब भूल जाते थे वो उतनी 2 घंटे के लिए कि यार ये आई हुई है, अब तो सब सुनना है, यही मौका है सारे गाने सुनने। तो उस वजह से मुझे कोरोना वॉरियर का अवार्ड मिला। जी बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है कि जिस समय लोग घर से बाहर निकलने में भी 10 बार सोचते थे, अपने प्रियजनों के पास जाने में भी 10 बार सोचते थे, उस वक्त मैम ने उन लोगों के बारे में सोचा जिनसे वो परिचित भी नहीं थी। सिर्फ ये सोचा कि वो जो हॉस्पिटल में 10-15 दिन से एडमिट हैं, जो हताश हो रहे हैं, जो निराश हो रहे हैं, उनको कैसे संभाला जाए। और बिल्कुल ये बिल्कुल मैम मानने वाली बात है कि आपने ऐसे समय में आपने बिल्कुल भी आप हिचकिचाई नहीं और आप बिल्कुल हॉस्पिटल्स में जाके आपने परफॉर्मेंस दी। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ मैम के आगे गीत हम सुनेंगे, पर यहाँ पे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। प्रदीप साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डायबिटीज में ऐसा क्या है जो आँख को ही विशेष रूप से प्रभावित करता है, इसका आपस में क्या संबंध है? और यदि वैसे देखा जाए जिन लोगों में डायबिटीज आँख पर ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, तो इसमें हेरिडिटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? क्या इनके हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री देखा जाए तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई थी जो इस फर्दर जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो डायबिटीज का आँख से डायरेक्ट ऐसा क्या कनेक्शन है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। डायबिटीज़ का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी आंखों से इसलिए होता है कि डायबिटीज़ में जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो ब्लड हमारे शरीर में हर जगह ट्रैवल करता है। आँख मुख्य रूप से इसलिए ज़्यादा प्रभावित इसलिए होती है कि आँख की जो नसें होती हैं वो बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली नसें होती हैं और इन्हें हम एंड आर्टरीज़ कहते हैं। मतलब वो नसें आँख में जा कर के एंड हो जाती हैं, उसके आगे नहीं बढ़ती। तो जो भी हाई ब्लड शुगर वाला ये ब्लड है वो उन एंड आर्टरीज को, जो बहुत ही मुलायम सी, कमज़ोर सी नसें होती हैं, वो उनको धीरे धीरे डैमेज करता है। और आँख, क्योंकि हमें विजन चाहिए तो आँख क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर उस क्लियर स्ट्रक्चर में कभी भी सूजन आ जाती है या ब्लड जमा हो जाता है तो हमें नज़र में तकलीफ़ आती है। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा कि ये हेरिडिटरी क्यों होता है, तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में जिसमें ये प्रूव करते हैं कि जैसे जैसे डायबिटीज़ एडवांस होता जाता है, जो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे डीएनए क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर बदलाव आना चालू होता है और हम हमारे बच्चों को हमारे डीएनए, हमारे क्रोमोसोम ही आगे दे सकते हैं। तो जब हमारे क्रोमोसोम हमारे बच्चों में जाते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम हमारे अंदर हैं वो भी हमारे बच्चों में चला गया हो और उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हेल्दी आई और डायबिटिक आई, तो मैं चाहूँगी कि ये जो तस्वीर है इसको थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें ताकि उनको वो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि एक्चुअली में होता क्या है। जी देखिए, जैसे आप देख रहे हैं जो हेल्दी आई है वो पूरा एक स्ट्रक्चर है जो क्लीन है, वहाँ पे वेसल्स दिखाई दे रही हैं अच्छे से। लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ जब आप एक डायबिटिक आई को देखते हैं तो आप देख रहे हैं वहाँ पे ब्लड लीक होने लग गया है, जो आंखों की पारदर्शिता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर की पारदर्शिता अगर खत्म हो जाएगी तो रोशनी अंदर प्रॉपरली जा ही नहीं पाएगी, रोशनी अंदर नहीं जा पाएगी तो हमें वो ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं पहुंचते। तो इसी विषय में डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत ही गंभीर चीज़ है। इससे बचने का उपाय सिर्फ एक ही है, आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल इंसान और एक डायबिटिक इंसान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता अगर डायबिटिक स्टेटस आपका कंट्रोल है। आप दवाई प्रॉपर लें, आप व्यायाम करें, शुगर इंटेक कम करें। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आपको ज़िंदगी भर ये तकलीफ़ नहीं होगी।
जी बिल्कुल, यानी कि शुगर को कंट्रोल में रख के आप अपनी आँखों की रोशनी को बचा सकते हैं। सर, मैम ने एक बात कही थी कि उन्होंने जब कोरोना का समय चल रहा था और जब वो हॉस्पिटल्स में जाकर परफॉर्मेंस देती थी तो उन्होंने लोगों को हील होते हुए देखा है। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं ये आपसे जानना और समझना चाहूँगी कि वाकई में ये सारी चीज़ें इतना असर करती हैं? बिल्कुल मैम, ये प्रूवन साइंस है। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे हम म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं। कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक फ्रीक्वेंसी, एक वेव ऐसी निकालते हैं जिनसे हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी एक बहुत ही एडवांस मशीन है। इसके अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि म्यूज़िक से ये ट्रिगर गुड हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं, गुड केमिकल्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और उससे हमारी बॉडी का जो हीलिंग है वो 10 गुना तेज़ होता है। ना ही सिर्फ कोरोना, कई बार कैंसर पेशेंट्स में भी म्यूज़िक थेरेपी ने बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स लाए हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों आपने भी सुना होगा कि अक्सर ये कहते हुए कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी से, और जो हमारी बॉडी है वो ब्रेन से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए एक दूसरे का असर उन पर पड़ता ही पड़ता है। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ किशन सूर्यवंशी जी जुड़े हैं। जी हाँ, स्वागत करते हैं उनका। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं जो अभी घोषित हुए हैं, मोहन यादव जी, सर किस रूप में आप इनको देखते हैं? मतलब देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब अब हाँ कुछ समय ही हुआ है इनको विधायक बने हुए और इतनी जल्दी उन्होंने इस पद को हासिल किया है। तीसरी बार के वो विधायक हैं और इतनी जल्दी इस पद पर पहुंच गए हैं, तो किस रूप में आप आने वाले आगे के समय में किस रूप में इन्हें आपको ये जो आपका दृष्टिकोण है मैं आपका जानना चाहूँगी। सृष्टिका जी, डॉक्टर मोहन यादव जी छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के वो सह सचिव रहे। 84 में वो अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर के मंत्री रहे, विभाग प्रमुख रहे। 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश के वो सह मंत्री रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 89-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के वो प्रदेश मंत्री रहे। 91-92 में प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद के हमारे राष्ट्रीय मंत्री रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी की राजनीतिक यात्रा शिक्षा दीक्षा के समय से ही शुरू हो गई थी। वो संगठन के लिए समर्पित एक कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले नेता हैं। लगातार उज्जैन से चुनाव जीतते रहे और सब वर्गों में उनकी अपनी लोकप्रियता है और निश्चित रूप से उनके मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने से विकास की एक नई अवधारणा जमीन पर ही हमें देखने को मिलेगी और एक नई ऊर्जा का संचार पूरे मध्य प्रदेश में होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने लंबे समय से काम किया है, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री बनने से मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ होगा। ऐसी और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत कम उम्र में जब उनकी शिक्षा चल रही थी तभी से उनका ये राजनीतिक सफ़र शुरू हो गया था। इतने कम समय में इतना सारा अनुभव उनके पास है, तो किस तरह के बदलाव की उम्मीद हम सभी रख सकते हैं? किस तरह के बदलाव आपको लगता है कि आगे वाले आने समय में हमें देखने मिलेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब कोई नए किसी व्यक्ति को कोई काम मिलता है तो निश्चित रूप से वो एक नई ऊर्जा के साथ सारे काम को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से अब डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो हर प्रकार से मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उनकी प्रेजेंस से चारों तरफ मध्य प्रदेश में विकास भी होगा और पुरानी जो विकास की हमारी योजनाएं हैं उनको भी तेज गति से संचालित करने का काम किया जाएगा। कुछ नई योजनाओं को भी बना करके मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा और निश्चित रूप से बहुत लंबा उनको राजनीतिक अनुभव है। वो संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, बालकाल के स्वयंसेवक रहे हैं, परिषद के रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी में हर मोर्चे पे सक्रिय रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर प्रदेश को बड़ा लाभ उनके मुख्यमंत्री बनने से मिलेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर चर्चा करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ सूफी क्वीन है
जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए मैम से जानते हैं कि वो अगली प्रस्तुति क्या देने वाली है। जैसे कि आपने कहा सूफी क्वीन है, जी तो कुछ सूफी ही सुना देते हैं। बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत सा कलाम है, दमादम मस्त कलंदर। तो चलते हैं इसके साथ। हो लाल मेरी पत रखी उबला झूले लालड़ सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी पत रखी उबला झूले लालड़ सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। वाह, बहुत बहुत सुंदर मैम। और जैसे कि Thank you, आपको thank you. सूफी क्वीन कहा जाता है, बिल्कुल इस सूफी प्रस्तुति के बाद हम समझ सकते हैं कि क्यों आपको सूफी क्वीन कहा जाता है। मैम, इतना अच्छा लगा ये गीत, आपकी आवाज़, आपकी बोल्ड आवाज़ में Thank you, सुनकर। thank you so much. और मैम, एक और गीत सुनने का मन कर रहा है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते बिल्कुल हैं। मैं चाहूँगी कि बिल्कुल। एक और प्रस्तुति आपकी। एक आशा जी का, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि मैं आशा जी को फॉलो करती हूँ, जी। भगवान है वो। जी जी। तो चलते हैं, एक आशा जी का बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जिसको मैं अक्सर वेलकम अपने गेस्ट को करने के लिए इस गाने को ज़रूर गाती हूँ। तो हम उस गाने को गाएंगे, फिल्म हावड़ा ब्रिज से ये गाना है। और चलते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। आइए मेहरबान बैठी जानी जा, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान, कैसी हो तुम नौजवान, इतनी हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, इतनी हंसी मेहमान, कैसी करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान, कैसी करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान। आइए मेहरबान। बहुत बहुत खूबसूरत मैम। और आशा भोसले जी, जो रत्न अवार्ड आपको मिला है, बिल्कुल ये बात भी बहुत बखूबी समझी जा सकती है। दर्शकों, ये आशा जी का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जिसको हमने आज खुशबू मैम से सुना। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत प्रस्तुति मैम, बहुत खूबसूरत। चलते हैं डॉक्टर परेश जी के पास और जानते हैं। सर, आपने पहले बताया था कि समय समय पर हमें चेकअप कराते रहना चाहिए आंखों का, और उसके साथ आप मुख्य कारण भी बता रहे थे कि क्यों। तो सर, वो बात हमारी अधूरी रह गई थी, तो मैं जानना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप अपनी इस बात को पूरा करें। समय समय पर चेकअप कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो डायबिटिक चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अगर थोड़े थोड़े चेंजेस आना चालू हो गए हैं, हम हमारे पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ें करें, ये ट्रीटमेंट लें, और उससे वो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। अगर चेंजेस थोड़े से एडवांस हो गए हैं, तब भी हम हमारे लेज़र्स के बदौलत कुछ आँखों में इंजेक्शन लगते हैं, उसके बदौलत भी वापस से डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम ठीक कर सकते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा पेशेंट उस लेवल तक पहुँचे कि उसको आँखों के पर्दे की सर्जरी कराना पड़े, क्योंकि आँखों के पर्दे की सर्जरी की नौबत जब डायबिटिक पेशेंट को आ जाती है तो उसमें रिजल्ट्स बहुत उतने अच्छे नहीं आ सकते। तो बेहतर है कि आप पहले से ही अपने आँखों का ध्यान रखें और इन चीज़ों का बचाव करें।
जी बिल्कुल। और दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ी ही देर में आगे हम कॉल के माध्यम से एक डाइटिशियन से भी जुड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ठंड बहुत हो रही है, तो उनसे जानेंगे कि ठंड में कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, कैसा खान पान हमें करना चाहिए। बिल्कुल निधि जी हमारे साथ आगे कार्यक्रम में जुड़ेंगी कॉल के माध्यम से, और एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ेंगे जिनसे हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बात करेंगे। चलते हैं परेश सर के पास और सर से ये जानते हैं कि सर यहाँ पर एक बात निकल कर आई थी कि अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं तो आंखों की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये भी हम बता देते हैं कि किस तरह वो अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। शुगर के कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इसे मॉनिटर करें, क्योंकि जैसे हमें बुखार होता है, हमें पता चल जाता है कि हमें बुखार है, हमें कहीं दर्द होता है, हमें पता चल जाता है कि हमें दर्द हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर शुगर बढ़ती है तो वो हमें, जब तक हम उसको चेक नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता। तो पहले तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपनी शुगर रेगुलरली एटलीस्ट हर 3 महीने में मॉनिटर करें, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो साल में एक बार अपनी शुगर लेवल को मॉनिटर करें। इसके अलावा कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हम अगर दवाई खाने लग जाएंगे तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, इसीलिए वो पेशेंट हर दिन दवाई नहीं खाते। तो आपकी दवाई नियमित रूप से, आप भले खाना खाना भूल जाएं लेकिन दवाई खाना अपनी ना भूलें। इसके अलावा व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, और आपका जो शुगर खाने में है, हम एक बहुत हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं आप वो नहीं खाएं। शक्कर, चावल, आलू, मैदा, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं अगर वो आपने अपने डाइट से हटा देंगे तो आपका शुगर लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो भी आप खा पी रहे हैं थोड़ा सा उसको लेके माइंडफुल रहें, थोड़ा सा सजग रहें। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री जी पर फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे, तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनोज कुमार जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल सर, हम आपको सुन सकते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी वो कम समय के विधायक हैं, लेकिन उनका अनुभव बहुत रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो कितना हित में रहेगी उनको, प्रदेश के हित में कितना रहेगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको? एक हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो अभी चुने गए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, सर कितना हित में रहेगा प्रदेश की जिम्मेदारी? आप याद कीजिए कि जब 18 साल पहले शिवराज जी बने थे तो इसी उम्र के थे वो भी, और डॉक्टर मोहन यादव भी यंग हैं। तो एक पुरानी कहावत, एक लाइन है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं, ऐसे हीरे को तलाश कर लेकर आते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चयन इसी का उदाहरण है कि वो पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, PhD हैं, लॉ की जानकारी है उनको, और निश्चित रूप से एक युवा जब इस प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेगा तो वो नई सोच के साथ काम करेंगे। और मध्य प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, उसे पिछले सालों में भाजपा की सरकार ने एक विकसित राज्य के रूप में खड़ा किया है। अब डॉक्टर मोहन यादव जी की जिम्मेदारी होगी कि इसे आगे लेके जाएं, और मुझे लगता है कि मोहन यादव जी इसमें 100% सफल होंगे, क्योंकि उनके पास विधायकी का अनुभव भले कम हो, लेकिन उनका पूरा बैकग्राउंड इतने अनुभवों से भरा हुआ है, हर सेक्टर के वो जानकार हैं। तो निश्चित रूप से वो एक मैसेज ऐसा देंगे जिससे मध्य प्रदेश एक नए मध्य प्रदेश के रूप में हमको देखने को मिलेगा। और उम्मीद तो की जानी चाहिए कि डॉक्टर मोहन यादव के रूप में जो मुख्यमंत्री हमें मिल रहे हैं, ऐसे शिक्षित मुख्यमंत्री बहुत कम मिलते हैं, और इस लिहाज से शिक्षा और अनुभव दोनों को मिलाकर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप जो तैयार होगा वो युवाओं को ऊर्जा देगा। जी, और ये अपनी जिम्मेदारी के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा है कि भले उनका विधायकी का इतना लंबा अनुभव नहीं रहा, इतना लंबा समय नहीं रहा है, लेकिन उन्हें अनुभव बहुत है। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी, आपने बताया जैसे कि उन्होंने LLB किया हुआ है, बहुत अच्छी रही है। तो सर ऐसे में इतने जानकार मुख्यमंत्री, हमारे जो नए मुख्यमंत्री पदस्थ हुए हैं, सर उनकी प्राथमिकता क्या होगी? उनका जो आपने रोड मैप की बात करी थी, सर क्या रोड मैप होगा, क्या प्राथमिकताएं होंगी उनकी, क्या लगता है आपको?
मनोज जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं। मनोज जी से संपर्क हमारा टूट गया है। कोई बात नहीं, दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी मनोज जी, मनोज जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए। मनोज जी, मैं पूछ रही थी आपसे कि इतना कब समय उनका विधायकी में रहा है, लेकिन अनुभव उनका बहुत बड़ा रहा है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी रही है। उन्होंने LLB किया है। ऐसे में ऐसे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी की जो प्राथमिकता है, क्या लगता है आपको कि क्या प्राथमिकताएं होंगी उनकी? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश को लेकर एक बात है, वो अभी मैं कहीं पढ़ भी रहा था, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है खासतौर पर, उसकी अपनी अलग ज़रूरतें हैं। जैसे मेट्रो ट्रेन के बजाय जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, सड़कें कैसे हों, बिजली पानी की व्यवस्था कैसे हो, आवागमन की व्यवस्था कैसे हो, ये ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि ये एक आइकॉन जैसा होता है कि कोई हमारे प्रदेश में आता है तो देखता है कि राजधानी की यह हाल है, तो उससे वो अंदाज लगा लेता है कि पूरे मध्य प्रदेश का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है। लेकिन हमारे पास अभी इस समय शिक्षा एक बड़ा इशू है, स्वास्थ्य एक बड़ा इशू है, पानी पिछले सालों में कुछ समस्या हल हुई है और गांव में नल जल योजना के तहत घर घर में पानी जाने लगा है, तो स्थितियां सुधरी हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के रूप में जो मुख्यमंत्री हैं बनने जा रहे हैं हमारे प्रदेश में, तो एक तो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा जो ऊर्जा से भर देता है जी। और मुझे लगता है कि वो सारे फ्रंट पर एकदम क्लियर हैं। और चूंकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन में ही आपको देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का रोड मैप क्या है। जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम डॉक्टर परेश जी के साथ बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि मधुमेह होने पर आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल इस संबंधित विषय पर हम और उनसे प्रश्न करेंगे, लेकिन चलते हैं यहाँ पर खुशबू मैम की ओर और सुनवाते हैं आपको उनका एक और प्यारा सा गीत। चलते हैं आशा जी के साथ ही। जी एक बहुत ही खूबसूरत सी उनकी गज़ल है, जी तो चलते हैं उसके साथ। बिल्कुल। सलूना सा सजन है और मैं हूँ, सलूना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलूना सा सजन है और मैं हूँ, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, तुम्हारे रूप की छाया में साजन, बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलूना सा सजन है और मैं हूँ, पिया के सामने घूंघट उड़ा दे, पिया के सामने घूंघट उठा दे, बड़ी चंचल पवन है और मैं हूँ, सलूना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलूना सा सजन है और मैं हूँ। बहुत बहुत सुंदर, इतना मधुर गीत Thank you. खुशबू जी। कभी बोल्ड आवाज़ में दमादम मस्त कलंदर, कभी इतनी मीठी मीठी आवाज़ में इतनी प्यारी प्रस्तुति। मैम, मैं चाहूँगी कि ऐसी मीठी सी प्रस्तुति, ऐसी मधुर सी प्रस्तुति एक और हमारे दर्शकों को आप क्या प्रस्तुत बात है। करें। चलते हैं, लता जी का बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना है और हर दिल की धड़कन है ये गाना। चलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का
क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, यादों में तेरी खोई, रातों को मैं ना सोई, हालतें मेरे मन की जाने न जाने कोई, बरसों है तरसी आँखें, जागी है सारी रातें, आई है आते आते होठों पे दिल की बातें, प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान, बेकरारी में है करार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। अगेन इतनी सुंदर प्रस्तुति मैम, आपके लिए तालियां बजाने का मन कर रहा है। बहुत इतनी खूबसूरती के साथ गीत को आप प्रस्तुत कर रहे हैं और ये भी दर्शकों एक बहुत फेमस सॉन्ग रहा है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ कुछ फेमस परफॉर्मेंस हम मैम के माध्यम से सुनते रहेंगे और आप सभी को सुनवाते रहेंगे। वापस आते हैं परेश सर के पास और सर से जानते हैं कि सर बात यहाँ पर निकली थी कि बच्चों को भी आपने कुछ आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि बच्चों को भी जनरेशन वाइज हेरिडिटी के कारण डायबिटीज़ हो जाती है माँ बाप से बच्चों को। सर मैं जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी कारण बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि हमें यूथ में डायबिटी की प्रॉब्लम देखने मिल रही है। तो सर मैं चाहूँगी कि क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस बारे में लोग जाने समझें, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल मैडम। डायबिटीज़ जो है, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हेरिडिटरी है। अगर पेरेंट्स में होता है तो बच्चों में बहुत हाई चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का डायबिटीज़ होता है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि खास करके यंगर जनरेशन में छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसमें जो उनका पैनक्रियाज होता है, जहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होती है, वो पैनक्रिया प्रॉपर्ली काम नहीं करता, तो उनके बॉडी में इंसुलिन की कमी जन्मजात रहती है और इंसुलिन की कमी होगी तो हमें डायबिटीज़ देखने को मिलता है। तो बच्चों का भी जो ब्लड टेस्ट होता ही है रेगुलरली, वो ज़रूरी है, उससे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब अभी कोविड फैला था, कोविड के भी कई सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ, कोविड के समय बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने ली और उस वजह से भी उनको बहुत सारे मरीज़ों को कोविड के बाद डायबिटिक स्टेटस पॉजिटिव हुआ है। तो इसको हमें वही है कि ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं और बच्चों में भी ये चीज़ अब देखी जाने लगी है। बिल्कुल सर, एक डायबिटीज़ का जो सबसे मुख्य कारण है उसे स्ट्रेस भी कहा जाता है। स्ट्रेस की वजह से काफ़ी सारे बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। ना ही सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सारी बीमारियां भी अपने साथ स्ट्रेस लेकर के आता है। शरीर में होता क्या है, जब भी स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो हमारे नॉर्मल बायोकेमिकल स्टेटस शरीर का जो होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं। स्ट्रेस में एक बहुत चीज़ और भी देखी गई है, जो कि हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो आपने देखा है कि जो कंफर्ट फूड होते हैं, मिठाइयाँ हो गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो हमें पसंद है, हम उनका सेवन ज़्यादा करते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज कार्यक्रम में हम एक डाइटिशियन से भी बात करेंगे, तो बिल्कुल जैसे कि आपने देखा कि मुझे खांसी आ रही थी, तो बिल्कुल कुछ सर्दी होने के नुस्खे कि हम कैसे सर्दी से बच सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम निधि मैम से संपर्क कर सकें और आपको भी बता सकें कि जब आपको खांसी, मेरी तरह खांसी आए तो आपको क्या करना है। जब तक उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है तो क्यों ना एक खुशबू मैम से उनका गीत फिर से सुन लिया जाए। बिल्कुल, तो चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना है एवरग्रीन, इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं सभी साथ मिलकर।
रहे ना रहे हम महका करेंगे बन की कली बन की सवा बागे वफा में रहे ना रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम फिजा में चाहत की खुशबू अपनी जुल्फों में हमेशा रहेगी यूं फिजा में यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बन की कली बन की सवा बागे वफा में रहे ना रहे हम कोई हमें सी क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको कूचे में जब से दिल की आई सिर्फ दिल की ज़मीं है याद हमको इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे बन की कली बन की सवा बागे वफा में रहे ना रहे हम। बहुत सुंदर गीत मैम। चलते हैं परेश सर के पास। और सर, अक्सर देखने में आता है कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स को डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है। वैसे तो उनको डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन जो प्रेगनेंसी का दौरान होता है उस बीच वो डायबिटिक हो जाती हैं, और फिर जैसे ही जब डिलीवरी हो जाती है, जब वो प्रेगनेंसी पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो सर क्या वो बैक टू नॉर्मल हो जाती है? क्या वो बैक टू नॉर्मल होती हैं? और जो वो कारण है, उस कारण को मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं हेरिडिटरी रिलेटेड है। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो जो बच्चे हैं वो कई बार बॉर्डर लाइन रहते हैं कि जो उनका डायबिटिक स्टेटस है नॉर्मल लाइफ में वो एकदम बॉर्डर लाइन है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, जब माँ के गर्भ के अंदर एक और एक जान पनपने लगती है, तो जो बॉडी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बॉर्डर लाइन रहता है तो प्रेगनेंसी के टाइम में मदर के अंदर डायबिटिक के लक्षण दिखते हैं। कई बार क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये अच्छे कंट्रोल के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन मरीज़ों को भी रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद एक परमानेंट अपना डायबिटिक स्टेटस में आ जाते हैं। जी सर, ऐसी स्थिति में क्या बच्चे को भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं या बच्चा सेफ होता है? अब बच्चे को डायबिटीज़ होने के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगर गर्भ के दौरान मदर को डायबिटीज़ है और अगर वो शुगर लेवल अपनी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते तो डायबिटीज़ के अलावा बहुत सारी गंभीर बीमारियां बच्चे को हो सकती हैं। एक हम जिसे बिग बेबी सिंड्रोम कहते हैं, बच्चे का वज़न अत्यधिक रहता है, उस ऐसे कंडीशन में डिलीवरी के समय भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। कंजेनाइटल कैटरैक्ट, जन्मजात मोतियाबिंद जिसे हम कहते हैं, वो भी हाई ब्लड शुगर अगर मदर के अंदर है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ भी उन छोटे बच्चों में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे जो प्रेगनेंसी पीरियड में जब डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो ऐसी माँ लोगों को किन बातों का ख्याल रखना होता है, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी होती है और कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? क्योंकि उस टाइम देखिए खान पान भी कहा जाता है कि आपको बहुत अच्छा रखना है और अक्सर मैक्सिमम चीज़ों में शुगर के कंटेंट्स होते हैं, तो ऐसे में सर वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं चीज़ें का इंटेक करने में, तो सर ऐसे में क्या करें? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में हमें मदर को अपने खान पान और न्यूट्रिशन का तो बहुत
ज़्यादा ध्यान देना ही रहता है। इसके लिए कुछ उपाय हम ये कर सकते हैं कि हम जो डायरेक्ट शुगर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम चीनी घोल के मिलाते हैं वो हम कम से कम लें। जो नेचुरल शुगर्स होती हैं, फ्रूट के साथ शुगर होती हैं, अगर हम मदर के लिए कोई लड्डू बना रहे हैं तो उसमें शुगर डालने की जगह, गुड़ डालने की जगह हम जो डेट्स होते हैं उसका प्रयोग करें। नेचुरल शुगर्स का अगर हम जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे और टाइम टू टाइम हम हमारी दवाई खाते रहेंगे तो बच्चों को या मदर को उसमें परेशानी नहीं मतलब इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं जी। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल। चलते हैं खुशबू मैम से। मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके गीत सुन सकूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से गा रही हैं, जितनी अच्छी प्यारी मधुर आवाज़ में आप गा रही हैं, तो ऐसे में भला किसका मन नहीं करेगा कि गीत कम सुने जाए। तो बिल्कुल चलिए हमारे दर्शकों को फिर से आपका एक प्यारी सी प्रस्तुति आपकी सुनवाते हैं। बिल्कुल चलते हैं आशा जी, लता जी। और मैं सोच रही हूँ कि अब आप इतना मुझे मौका दे रही हैं तो मैं किसी भी सिंगर को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो चलते हैं गीता दत्त जी का बहुत ही पैपी नंबर। मैंने आपको बताया था मुझे पैपी नंबर्स, रेट्रो नंबर्स बहुत पसंद है जी तो बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग है। चलते हैं इस गाने के साथ जी और आई होप आप लोगों को सभी को बहुत पसंद आएगा। जी। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़ी धोखे है, बड़ी धोखे है इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़ी धोखे है, बड़ी धोखे है इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, क्यों हो खोई हुई सर झुकाई, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराई। हो बड़ी धोखे है, बड़ी धोखे है इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़ी धोखे है, बड़ी धोखे है इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। बहुत सुंदर मैम। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कभी बोल्ड आवाज़ में तो कभी मीठी आवाज़ में इतनी प्यारी प्यारी प्रस्तुति आप हमारे आज दर्शकों को दे रही हैं। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है मैम आपके गीत सुनकर। दर्शकों, परेश सर के पास चलते हैं और जानते हैं कि सर ऐसी परिस्थितियों में क्या क्या मुमकिन इलाज है और क्या क्या इलाज हमें बेहतर इलाज हमें मिल सकता है। आज के मॉडर्न ज़माने में डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डील करके अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डायबिटिक पेशेंट में जो मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद बहुत जल्दी एज में, कम एज में ही दिखता है, तो उसका लेज़र पद्धति से मोतियाबिंद का इलाज किया जा सकता है। एक परमानेंट साफ स्वच्छ लेंस हम इम्प्लांट कर सकते हैं। उसके अलावा जब रेटिना में तकलीफ़ आना चालू होती है, शुरुआती जो तकलीफ़ है वो अगर अपना आप डायबिटिक स्टेटस कंट्रोल रखते हैं और कुछ दवाएं रहती हैं उनसे ही हम आँखों को देखभाल कर सकते हैं। अगर स्टेटस थोड़ा सा बढ़ गया है, आँखों की लेज़र्स हम कर सकते हैं जो कि आजकल बहुत प्रिसाइज और बहुत सेफ़ हैं, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल किया जाता है। कई बार अगर खुदा न खास्ता आपके आँखों के पर्दे में सूजन आ जाती है तो कई इंजेक्शन्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जो हम आँख के पर्दे में इंजेक्शन लगाते हैं और वो धीरे धीरे सूजन को कम करती हैं। अंत में अगर डायबिटिक की वजह से आपके रेटिना का पर्दा अपनी जगह से खिसकने लग गया है तो मॉडर्न रेटिनल सर्जरी, जिसे हम विट्रेक्टोमी कहते हैं, जो कि बहुत ही पतले इंसिजन से हो जाती है, वो भी हम करके सक्सेसफुली इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। एक चीज़ और मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या जो रेटिना डिटैचमेंट है वो भी कभी कभी डायबिटीज़ होने के कारण हो सकता है या उसके कारण कुछ और होता है? बिल्कुल मैडम, रेटिनल डिटैचमेंट बहुत सारे कारण से हो सकता है, जिसमें से एक मुख्य कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर ब्लड आपके आंखों के अंदर लीक हो गया, रिलीज़ हो गया, तो धीरे धीरे वो ब्लड क्लॉट होता है। क्लॉट होने की वजह से वो पर्दे को अपनी तरफ खींचता है और पर्दे पे जब खिंचाव बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो वो पर्दे को अपनी जगह से
उखाड़ भी सकता है और हमें रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल दर्शकों। और सर, क्योंकि और ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि अंत में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक संदेश देते हुए जाएं। मेरा संदेश आप लोग से यही रहेगा कि आप हमसे जुड़ें, हमसे मिलें और डायबिटीज़ की हमारी जो मुहिम है कि आँखों में तकलीफ़ ना आए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बचा सकते हैं, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप अपना डायबिटिक स्टेटस मॉनिटर करें, आप अपनी दवाई समय पर खाएं, इससे बिल्कुल भी परहेज़ ना करें, व्यायाम करें डेली, अपने खान पान को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको कभी किसी डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत नहीं यानी पड़ेगी। कि सावधानियां बरतते चलिए, अपना ख्याल रखिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो बिल्कुल दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ और शायद मदद भी मिले, जो भी मधुमेह के पेशेंट है। सर बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। खुशबू मैम बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ देने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये अंक आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।